नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दी। भ्रष्टाचार के प्रति केंद्र में मोदी सरकार का और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस बहुप्रचारित, बहुप्रसारित, बहुखर्चित और बहुखंडित है। हम आगे जो भी बात करने वाले हैं वह सब इसी नीति वाक्य पर आधारित है। मायावती के शासनकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभूतपूर्व घोटाले में लिप्त रहा और खूब सुर्खियां बटोरी। तब वह एनआरएचएम घोटाले के रूप में कुख्यात था। योगी के शासनकाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उसी तरह अकूत अद्भुत घोटाले में लिप्त है, लेकिन सुर्खियां नहीं बटोर रहा। अब वह एनएचएम घोटाले के रूप में कुख्यात होने के लिए ललक रहा है, लेकिन मीडिया उस तरफ लपक नहीं रहा, कहीं और लपक रहा है। मिशन का घोटाला मिशन तब से लेकर अब तक थम नहीं रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बोल बहादुरी करने और ढोल नगाड़ा पीटने के नियोजित शोर में समानांतर सच जानना जरूरी है। भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मजबूत करने के नाम पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रोजेक्ट चल रहा है। यह दरअसल एक सुनियोजित घोटाला प्रोजेक्ट है जो भ्रष्टाचार को स्वस्थ और देश को बीमार कर रहा है। जब यह एनआरएचएम था तब के घोटाले में तब के बसपाई मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और तब के प्रमुख सचिव आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला लंबे अरसे तक जेल में विश्राम करते रहे। उस घोटाला पर पर्दा डालने के लिए 6 हत्याएं हुई और एक आत्महत्या भी हुई। मंत्री से लेकर तंत्री तक तमाम लोग जेल जाते रहे, आते रहे, लेकिन एनआरएचएम घोटाले की गुत्थियां आज तक नहीं सुलझी। सीबीआई जैसी शीर्ष खोजी संस्था ने जांच की, लेकिन होना क्या था? घोटाले का अरबों रुपया हरामखोरी, रिश्वतखोरी और जमाखोरी की भेंट चढ़ गया। सारे घोटालेबाज जेल से बाहर आ गए, जिनको बलि चढ़ना था चढ़ गए, घोटाले का धन जिन लोगों के हत्थे चढ़ना था चढ़ गया। भ्रष्टाचार परवान चढ़ता रहा और भ्रष्टाचारी मंत्री विधानसभा से छलांग लगाकर संसद पर चढ़ गया। बसपा से उतरा तो भाजपा पर चढ़ने की कोशिश की, फिर सपा ने अपने ऊपर चढ़ा लिया, जनता ने भ्रष्टाचारी को सिर पर चढ़ा लिया और संसद भेज दिया। समरथ का दोष कहां होता है गोसाई जी? समरथों का यह पुण्य कर्म तो लगातार जारी है। सत्ता का चरित्र जनसत्ता पर भारी है। जीरो टॉलरेंस का दौर आया तो ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य मिशन की दोनों शाखाएं एनएचएम के तहत आ गईं। एनएचएम का बजट 500 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ के ग्राफ पर चढ़ गया। एनएचएम का जितना बजट चढ़ा उसी अनुपात में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा। ज्यादा समय नहीं बीता जब हम लोगों ने कोविड की त्रासदी देखी। अस्पताल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवाएं नहीं, बेड नहीं, स्मशान में जगह नहीं, लेकिन इसके समानांतर आश्वासन दर आश्वासन देखे, घोषणाएं दर घोषणाएं देखी, प्रचार दर प्रचार देखे और बेकाबू मौत के तांडव से दर बदर जिंदगियां देखी। कोविड के इलाज के नाम पर अनजानी, अनकही, अनबताई मौतों का क्रम और ठोंगों में बंद लाशों का अराजक सामूहिक अग्निदाह देखा। कोविड अस्पताल में रोगी की सुनियोजित हत्या देखी, संदिग्ध डॉक्टरों की प्रशासनिक रंगदारी देखी और खबर उजागर करने वाले पत्रकार के खिलाफ होती इंक्वायरी देखी। आम लोगों ने शोक में थालियां पीटी और खास लोगों ने थोक में पैसा पीट लिया। शासन प्रशासन का पूरा तंत्र सिकल सेल अनीमिया से ग्रस्त है। आप सोचेंगे कि अचानक यह कौन सी बात हो गई, लेकिन यह कहने का प्रसंग है। आप इसके तह में चलेंगे तो आपको लगेगा कि यह बात तो बिल्कुल सटीक है। आप जानते ही हैं कि सिकल सेल अनीमिया रक्त कोशिका की वंशानुगत खतरनाक बीमारी होती है। भ्रष्टाचार भी शासन और प्रशासन तंत्र की रक्त कोशिकाओं में लगी खतरनाक आनुवांशिक बीमारी ही है, जिसे जीरो टॉलरेंस जैसे बेमानी न कारगर संवादों से और फलाया फुलाया पसारा जा रहा है। लेकिन रुकिए, अभी संदर्भ के गर्भ में चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक घोषणा कर रखी है कि वर्ष 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया बीमारी समाप्त कर दी जाएगी।
2 दशक से अधिक समय की लंबी अवधि और लंबा फर्क बचाव के लिए काफी है। न घोषणा करने वाला व्यक्ति रहेगा और न घोषणा सुनने वाला रोगी। आदिवासी तुष्टीकरण के ताजा राजनीतिक चलन के बीच यह जानना जरूरी है कि देश के 17 राज्यों के करीब 10 करोड़ आदिवासी सिकल सेल बीमारी से बुरी तरह आक्रांत हैं। जिस असाध्य बीमारी को लेकर खुद प्रधानमंत्री चिंतित हों, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम की यूपी इकाई कितनी संजीदा है, यह देखिए। सिकल सेल अनीमिया की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण यानी किट्स लाखों की तादाद में उस कंपनी से खरीदा जा रहा है जिसे खराब और नाकाबिल किट सप्लाई करने के कारण खारिज लिस्ट में डाला जा चुका है। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित राज्य केरल ने मेरिल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को रिजेक्टेड सूची में डाल रखा है। मेरिल कंपनी का रिजेक्टेड लिस्ट में होना एनएचएम की यूपी इकाई की निगाह में उसकी उपलब्धि है। एनएचएम प्रबंधन मेरिल कंपनी में इतनी रुचि ले रहा था कि उसने टेंडर मंजूर करने से पहले होने वाली प्री टेस्टिंग की अनिवार्य शर्त का भी पालन नहीं किया और आनन फानन में मेरिल डायग्नोस्टिक्स को यूपी में किट सप्लाई करने के लिए चुन लिया। रिजेक्टेड या ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को खरीद प्रक्रिया में शामिल करने पर कानूनी पाबंदी है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को कौन रोक सकता है। लाखों की तादाद में किट्स खरीदे जा रहे हैं और जनता का धन जीरो टॉलरेंस की भेंट चढ़ रहा है। रिजेक्टेड कंपनी के किट्स किस रिजेक्टेड स्तर के होंगे और उससे बीमारी का कितना पता चल पाएगा, आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का एक और बेजोड़ नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने देखा कि रिजेक्टेड और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से अंतरंग संबंध रखने से यूपी सरकार को कोई परहेज नहीं है। सामान खरीदना हो, निर्माण कराना हो या बड़े पैमाने पर भर्तियां करनी हो, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां ही चुनी जा रही हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के जरिए ब्लैक कारनामे आसानी से किए जा सकते हैं। अब तो देश भर में जेम पोर्टल ने इसे और भी आसान बना दिया है। किसी भी सरकारी विभाग, उपक्रम या प्रोजेक्ट में मानव संसाधन की भर्ती और मानव संसाधन की आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल टेंडर के जरिए किसी मानव संसाधन कंपनी का अनुबंध यानी इंपैनलमेंट जरूरी हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की यूपी इकाई ने भी अधिकारियों, कर्मचारियों, तकनीकी जानकारों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए किसी मानव संसाधन कंपनी को चुनने का प्रायोजित प्रहसन खेला। इसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं एनएचएम प्लेड अ स्पॉन्सर्ड गिमिक। इस प्रायोजित प्रहसन में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक पिंकी जोएल और एनएचएम की मानव संसाधन महाप्रबंधक सुधा यादव शामिल हैं। ये सब महानुभाव स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम के अलंबरदार हैं, इसलिए ये यह नहीं कह सकते कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं या उनका कोई लेना देना नहीं। अनुबंध की प्रक्रिया प्रमुख सचिव के ही आदेश पर शुरू हुई। टेंडर की शर्तों यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में यह अनिवार्य शर्त है कि चुनी गई कंपनी देश के किसी भी राज्य में कभी भी काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में न डाली गई हो। एनएचएम में भी जेम पोर्टल के जरिए टेंडर आमंत्रित करने और उसका चयन करने की सारी नौटंकी आयोजित की गई, लेकिन फिर वही खेल हुआ। सारे कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को चुन लिया गया। महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड रही बेंगलुरु की कंपनी मेसर्स आईटीआई लिमिटेड को एनएचएम की यूपी इकाई ने प्रदेश में भर्ती का पूरा ठेका दे दिया। एनएचएम प्रबंधन ने ऐसी ही कंपनी को चुना जिसके जरिए भर्तियों में मनचाहा खेल हो सके। आईटीआई लिमिटेड ने फौरन अपना काम शुरू भी कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 35,000 वेतन और 10,000 परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यानी कुल 45,000 रुपए प्रति माह पर
हजारों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की नियुक्तियां अब आईटीआई कंपनी लिमिटेड करेगी। पहले यह नियुक्तियां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू के जरिए होती थी, लेकिन सरकार ने केजीएमयू से यह काम लेकर आईटीआई लिमिटेड को दे दिया, जबकि केजीएमयू सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती भी कर रहा था और उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा था। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया से केजीएमयू को बेदखल कर ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सारा ठेका क्यों दे दिया गया। आईटीआई लिमिटेड के जरिए एनएचएम प्रबंधन भर्ती का पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड खेल कर रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालकर भर्ती की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। 5,527 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जनवरी 2024 में ही विज्ञापन प्रकाशित हो चुका था। तब हजारों की संख्या में आवेदन भी आ चुके थे, लेकिन नियुक्तियां लंबित रखी गई थी। अब 8,000 नई नियुक्तियों का विज्ञापन फिर से निकाला गया और दोनों नियुक्तियों को एक साथ क्लब कर दिया गया। अब 5,527 प्लस 8,000 यानी कुल 13,527 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति एक साथ की जाएगी। दिलचस्प यह है कि पहले वाले विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए शर्तें कुछ और थीं और बाद के विज्ञापन में शर्तें कुछ और हैं। पहले वाले विज्ञापन के मुताबिक टेस्ट अनिवार्य नहीं था, लेकिन बाद के विज्ञापन में टेस्ट अनिवार्य है। नए विज्ञापन के मुताबिक नए अभ्यर्थियों को आवेदन भरना पड़ा और फीस भरनी पड़ी, जबकि पुराने वाले अभ्यर्थियों को न आवेदन भरना पड़ा और न फीस भरनी पड़ी। पुराने वाले आवेदकों का पुरानी वाली प्रक्रिया से ही काम चल गया। पुराने वाले कई आवेदकों की उम्र निर्धारित सीमा से ऊपर निकल गई, फिर भी चल गया। इस तरह एक नियुक्ति में दो प्रक्रियाएं चल रही हैं। कानूनी तौर पर भले ही यह गलत हो, लेकिन जिन आवेदकों से पहले ही लेन देन हो चुका, उनका ख्याल तो रखना ही था। लेन देन के इस खेल में एनएचएम के मानव संसाधन विभाग को महारत हासिल है। एनएचएम की मानव संसाधन महाप्रबंधक सुधा यादव की ऐसी अनगिनत करतूतें आधिकारिक तौर पर सामने आ चुकी हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा और निदेशक पिंकी जोयल को नहीं दिखती। इनके पास अनगिनत बार शिकायतें पहुंची, लेकिन वे शिकायतें जीरो टॉलरेंस के बजाय जीरो रिस्पॉन्स की अलमारी में रख दी जाती हैं। अगर आप उन करतूतों को विस्तार से जानना चाहें तो मेरा पहले का एक न्यूज प्रोग्राम भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपके लिए यहां दे रहा हूं, समय मिले तो उसे भी अवश्य देखें। एनएचएम की एचआर महाप्रबंधक सुधा यादव खुद भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखती। इसके बावजूद एनएचएम में उनकी नियुक्ति हुई और वे महाप्रबंधक के शीर्ष पद तक पहुंच गईं। एनएचएम में हुई नियुक्तियों और तबादलों में भीषण भ्रष्टाचार हुए, उसकी लंबी फेहरिस्त है, लेकिन सब निर्बाध चल रहा है। कहीं कोई जीरो टॉलरेंस नहीं। श्रेणी 1 के कॉलेज से एमबीए डिग्री होने के बजाय सुधा यादव खुद कुमाऊं विश्वविद्यालय से सामान्य एमबीए हैं। फिर भी एनएचएम ने सारी शर्तें शिथिल करते हुए उनकी नियुक्ति कर दी। कुछ तो खास बात जरूर रही होगी। विभागीय मंत्री और विभागीय नौकरशाह तो छोड़िए, मामला विधानसभा तक उठा पर कुछ नहीं हुआ। सवाल उठाने वाले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी हों या भाजपा विधायक कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू हों, सब सिस्टम में सेट हो ही जाते हैं। कहा जा रहा है कि मामला अब विधानसभा की प्राक्कलन समिति के पास विचारार्थ लंबित है। आम जन की समझ में तो यह आ ही रहा है कि दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कहां लंबित है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।